सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर, यानी हिंदी में जिसे बोला जाता है समष्टि वृद्धि। देखिए, एक्चुअली जब पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है तो उसके साइज के लिए कोई स्टैटिक पैरामीटर तो होता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्टेड करते हैं, जैसे कि फूड की अवेलेबिलिटी हो गया, यानी कि कितना वहां पर भोजन या आहार उपलब्ध है, या फिर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि परभक्षण का जो एक दाब है या दबाव है, यानी कि प्रेडेशन जो प्रेशर है वो भी यहाँ पर इफेक्टेड करता है। और नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण रहता है वो रहता है कि जैसी वेदर कंडीशन है, यानी कि मौसम कैसा है, इन बातों पर भी डिपेंड करता है कि वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होगी या वहां पर पॉपुलेशन कैसी होगी। तो अगर मान लीजिए कि कोई पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, यानी कि पॉपुलेशन का घनत्व यहाँ पर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये घटना या उसका बढ़ना ऐसे ही डिपेंड नहीं करता। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पॉपुलेशन के लिए घटने या उसके बढ़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, फाइनली कुछ रीजंस हैं, जैसे कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से जो ये हमने कहा कि पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो घट रही है या बढ़ रही है। तो ये बेसिकली 4 ऐसे प्रक्रम होते हैं, प्रक्रम कहूं या प्रोसेस कहूं, तो 4 ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से डेंसिटी घटती है या बढ़ती है। ठीक है, अब इनमें से क्या होते हैं, जैसे 4 की पहले हम बात कर लेते हैं। 4 में आपका आ गया सबसे पहले जन्म दर, जिसे बर्थ रेट कहते हैं या नेटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा इसके अंतर्गत ये आ गया कि जो जिसे हम मृत्यु दर कहते हैं या डेथ रेट कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं मॉर्टेलिटी। ठीक है ना, मतलब प्रति 1000 मरने वाले 1000 लोगों पर जितने लोगों की मृत्यु हो रही है या जितने जीवन हो रहे हैं, अगर जन्म हो रहा है तो उसे जन्म दर बोला जाता है, और अगर मृत्यु हो रही है तो उसे मृत्यु दर बोला जाता है। यानी कि ये जो डेथ रेट एट प्रेजेंट, अगर मैं मोर्टेलिटी रेट की बात करूं तो लमसम 7.3 डेथ है पर 1000। ठीक है, जो लेटेस्ट डिटेल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली कुछ जगह यही सब जो चेंजेस किए हैं उस चेंजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मतलब 5-9 करके भी लिखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है 7.3 डेथ पर 1000 लोगों पर है, ये इसका मोर्टेलिटी रेट है। और बर्थ रेट है 18.2, बल्कि ये कई जगह लिखा हुआ है 17.592 बर्थ पर 1000, यानी कि 1000 लोगों पर इतने लोगों का जन्म हो रहा है। और इस जन्म का मतलब ये है कि एक निश्चित जो टाइम पीरियड है उसके दौरान होने वाली ये चीज है। ऐसा नहीं है 10 साल का आंकड़ा हमने निकाल के कह दिया। जैसे एक वर्ष में हम देखते हैं कि एक साल के अंदर देखते हैं कि कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसी हिसाब से उसका रेट फाइंड आउट किया जाता है। तीसरा यहाँ पर आता है अप्रवासन, जिसे हिंदी में बोला जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है कि कोई भी पॉपुलेशन है या किसी स्पीसीज की कोई एक ऐसी संख्या है जो किसी भी दिए गए टाइम पीरियड के दौरान रहने में कहीं और से आए हैं, यानी कि कहीं और से निवास करने किसी दूसरे स्थान पर जो आए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इंडिया में कोई बाहर से आता है रहने के लिए, तो ये वाली प्रोसेस क्या हो गई, इमिग्रेशन। ठीक, दूसरा यहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश में हिंदी में जिसे बोला जाता है उत्प्रवासन, और इंग्लिश में जिसको बोला जाता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन वो लोग हुए जो मान लीजिए ए स्थान से बी स्थान पर आए। ठीक है, तो ये तो इमिग्रेशन हो गया, ये एमिग्रेशन हो गया, यानी कि वो लोग जो अपने स्थान को छोड़कर कहीं और चले गए, तो ये वाली प्रोसेस क्या हुई, एमिग्रेशन। ठीक है, जैसे जो भारत में आए वो तो इमिग्रेशन प्रोसेस हुई, अपने देश से आए तो वहां पर वो क्या हो गया, एमिग्रेशन। यानी कि ये साथ साथ होने वाली प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो ये है और ये है,
ये दोनों क्या करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाते हैं। यानी कि इमिग्रेशन और नेटेलिटी या बर्थ रेट, ये दोनों क्या करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और जबकि ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं, इनकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें गिवन टाइम में फाइंड आउट करना है कि किस तरीके की पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पर रहेगी। तो हम क्या करते हैं, टी टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। टी मीन्स टू से टाइम, एन इंडिकेट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को। ठीक है, एन किसके लिए लिखा हमने, पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। अब हमें t+1 टाइम पर देखना है कि कितनी वहां पर पॉपुलेशन रही, क्या डेंसिटी रही। तो उसके लिए फॉर्मूला है n t+1 इक्वल्स nt प्लस b+i माइनस d+e, ये। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए b और i या d और e क्या है। b और i हमने देखिए इसको ऐसे समझते हैं, ये है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी उसको हमने कहा n से हम इंडिकेट कर रहे हैं। 4 तरीके के फैक्टर हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर बात आती है इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन आई इंडिकेट किया गया आई से, जो क्या करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाता है। दूसरा यहां पर हमने क्या लिखा था, बी लिखा है हमने बर्थ रेट के लिए। ठीक है, बी किसको इंडिकेट करता है, बर्थ रेट को। और बर्थ रेट भी क्या करेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है। डी यहां पर इंडिकेट करता है डेथ रेट को, यानी कि मृत्यु दर को। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं डी से। लास्ट वन बचता है हमारा एमिग्रेशन। ये हमारा एमिग्रेशन यानी कि उत्प्रवासन की जो अभी हमने बात की, एमिग्रेशन को इंडिकेट किया है ई से। तो ये वाले शब्द हैं। अगर हमें एंटी है तो यानी कि बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, किसमें से माइनस होगा, डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन। तो इसके आधार पर हम क्या निकाल लेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहां डायग्राम से भी समझ सकते हैं, इन दोनों को प्लस किया और इन दोनों को भी प्लस किया, लेकिन आपस में इन्हें क्या किया है, माइनस किया है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्हीं से संबंधित कुछ मॉडल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे ग्रोथ मॉडल की, जिसे बोला जाता है वृद्धि मॉडल। ठीक है, ग्रोथ मॉडल में क्या होता है कि किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ टाइम के साथ साथ बहुत सी चीजें होती हैं जिन अलग अलग तरीके के फैक्टर्स को या जिन अलग तरीके के रूपों को वहां पर दिखाती है। अब सोचिए कोई भी देश है, जैसे हमने कहा भारत में लोग आ गए, तो कोई भी देश में ह्यूमन पॉपुलेशन अनकंट्रोल हो, ऐसे कुछ समस्याएं वहां पर उत्पन्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार उस देश में समस्या आ जाती है जहां पर पॉपुलेशन बढ़ गई है। हालांकि जैसे इमिग्रेशन को हमने कहा, इमिग्रेशन जो कहीं से आके बस गया, कि एक तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि बाहर से लोग आ गए, तो इसलिए नुकसानदायक है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से देखें, आप इकोनॉमिक फैक्टर से देखें, तो ये फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर क्या बढ़ेंगे, उद्योग बढ़ेंगे, यहाँ पर एक मैन पावर आ रही है। तो इन दृष्टि से ये चीजें क्या होती हैं, लाभदायक होती हैं। तो इस बारे में समझने के लिए कि किस तरीके से अगर नेचर में अलग अलग तरीके की समष्टियां हैं या अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन है, और इसी तरह अगर उनकी ग्रोथ होती रही, हम कह रहे हैं ग्रोथ हो रही है, उसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो एक टाइम पे क्या होगा, जैसे माल्थस का नियम क्या है, 4 घातांक की वृद्धि होती है। तो हम इस चीज को उसी की मतलब उसी से पढ़ेंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको बोला जाता है, और जिसको बोला जाता है 4 घातांक की वृद्धि। देखिए, एक क्या फॉर्मूला है कि मान लीजिए दुगनी हो जाएगी ग्रोथ, जो 1 किलो गेहूं आज 2 लोगों के लिए है, आगे जेनरेशन बढ़ेगी, इन 2 लोगों से मान लीजिए 2 और 2 संतानें उत्पन्न होती हैं, 4 लोग हुए, वही 1 किलो गेहूं 4 लोगों के लिए हुआ। फिर वही गेहूं क्या हुआ, इनके भी मान लीजिए हमने कह दिया यहाँ पर 2 और संतानें हुई, तो वही 1 किलो गेहूं 8 लोगों के लिए हुआ। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर संसाधनों की यानी कि रिसोर्सेज की कमी होती है। ठीक है, तो
अगर कहीं भी कोई पॉपुलेशन है तभी वो इजीली सरवाइव कर पाएगी, या एक स्टैंडर्ड कंडीशन उसकी वो होती है जब वहां पर सभी के लिए फूड की अवेलेबिलिटी हो, सभी के लिए रहने के लिए स्थान हो, सभी के लिए रोजगार के अवसर हो, और सभी के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज या जो भी संसाधन है उन संसाधनों की उपलब्धता हो। यानी कि हर व्यक्ति को यदि ये चीजें मिल रही हैं, इट मीन्स वहां पर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है। अब मान लीजिए संसाधन हमारे पास बहुत है लेकिन पॉपुलेशन कम है, तब भी स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो हर स्पीशीज में एक जो भी वृद्धि होगी, यानी कि रिप्रोडक्शन होगा या नेक्स्ट जेनरेशन जो आएगी उसमें वृद्धि करने की अपनी एक योग्यता होती है, और जिसकी वजह से वो वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ करते हैं। ठीक है, अब यही चीज हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, उसने कहा था कि जब नेचुरल सिलेक्शन होता है तो जो वहां पर अपने जिसे प्रकृति चयन कर लेती है वही वहां पर जीवित रहता है, अदरवाइज दूसरे की यहां पर डेथ हो जाती है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, या इसे ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात करें तो n साइज में जो पॉपुलेशन है उसमें कुल बर्थ रेट हमने किससे इंडिकेट किए, b से इंडिकेट किए, बर्थ रेट के रूप में और डेथ रेट के रूप में हम उस चीज को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए जब हमें यहां पर किसी भी यूनिट टाइम मीन टू से t dn अपॉन dt, किसी भी यूनिट टाइम में अगर हमें ग्रोथ या उसमें आई कमी को निकालना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, dn अपॉन dt, क्योंकि ये इसी में तो हमें निकालना है, जो बर्थ रेट है माइनस डेथ रेट इंटू n। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, dn dt इक्वल्स r n। अब आप कहेंगे ये r कहाँ आया, r इसके लिए इस्तेमाल किया गया जो भी यहां पर नंबर आया आपस में, यानी कि इसे नेचुरल ग्रोथ इंट्रिंसिक रेट कहा जाता है, तभी इसको यहां पर हमने किससे रिप्रेजेंट किया, r से रिप्रेजेंट किया। आर के जो भी मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ जैसे नॉर्वे का एग्जांपल लिखा हुआ है, नॉर्वे में क्या है, चूहों के लिए आर की वैल्यू क्या है 0.015। ठीक है, और इसी तरीके से फ्लोर बीटल्स होते हैं या भृंग होते हैं, उनके लिए ये वैल्यू क्या है 0.12। तो अलग अलग तरीके से क्या है, इनकी वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, अब क्या आता है कि अगर हम इस चीज को जो हमने ये यहाँ पर निकाला है, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बेस पर यानी कि ज्यामितीय वृद्धि के आधार पर देखें तो उसके आधार पर हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दिए गए टाइम में, यानी कि nt इक्वल्स टू n0 और यहाँ पर ये। ठीक है, nt यहाँ पर क्या है, ये दिया गया है कि t टाइम पर क्या पॉपुलेशन की डेंसिटी है। ठीक है, n0 इंडिकेट करता है कि 0 टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। r की हम बात करें तो r इंडिकेट करता है यहाँ पर इंट्रिंसिक रेट को। ठीक है, जो भी नेचुरल ग्रोथ का एक रेट है। और यहाँ पर e क्या इंडिकेट करता है, वो लॉगरिथम को इंडिकेट करता है, जिसमें e के लिए वैल्यू यहाँ पर है 2.71828। ठीक है, अब ये चीज यहां पर आ गई। इसके बाद मान लीजिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और उनमें कैसी वृद्धि हो रही है, उनमें वृद्धि हो रही है 4 घातांकीय रूप में। कहने का मतलब ये है कि उनमें ग्रोथ अनलिमिटेड हो रही है। ठीक है, तो ये चीज ये इंडिकेट करती है, जैसे डार्विन ने भी कहा था कि हाथी जैसे बहुत स्लो रिप्रोडक्शन रेट उसका होता है, लेकिन अगर आप उसको नहीं रोकेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या तक क्या पहुंच जाएगी, उसकी पॉपुलेशन पहुंच जाएगी। इसी के बारे में ना एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये है कि एक बार एक राजा और मंत्री शतरंज खेलने बैठते हैं। फिर राजा को तो लगता है कि वो ही जीतेगा, और यहाँ पर एक शर्त रखी जाती है दोनों के बीच में, यानी कि राजा के बीच में और मंत्री के बीच में। अब मंत्री बड़े पोलाइटली बोलता है कि अगर महाराज वो जीत जाएगा तो गेहूं के केवल कुछ दाने लेगा। ठीक है, अब शतरंज में आप जानते हैं 64 उसमें खाने होते ही हैं। उसने कहा कि वो जो गेहूं है उसके कुछ दाने लेगा, और वो दाने कैसे होंगे कि जो शतरंज के स्क्वायर्स बने होते हैं, तो पहले खाने में 1 दाना,
दूसरे में उसके 2 गुने यानी कि 2 दाने, तीसरे में उसके फिर 2 गुने यानी कि 4 दाने, चौथे में 8, फिर इस तरीके से 64 खानों तक उसको डबल करते हुए भरते जाना। अब राजा को क्या लगा कि लो मंत्री तो पागल हो गया, अगर ये जीत जाएगा तो इतने में तो क्या होगा, जरा कुछ दाने ही तो मांग रहा है। अब क्या होता है, राजा का टाइम ही खराब समझिए, जो मंत्री वहां पर जीत जाता है। अब राजा को फिर से यही लगता है कि क्या मैंने कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि मंत्री ने जो शर्त रखी है वो शर्त तो बहुत आसान है, उसे कुछ दाने ही तो चाहिए। तो वहां पर क्या, जैसी शर्त रखी जाती है उसी के अनुसार वो खानों में दाने भरने की शुरुआत कर देता है। लेकिन जैसे जैसे वो खानों में दाने भरता जाता है, पहले में 1 दाना, फिर 2, 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, 64, ऐसे ऐसे जब वो दाने उसमें भरता जाता है और 64 खानों तक जब दाने भरने का नंबर आता है, तब राजा को ये लगता है कि उसके राज्य में जितना प्रोडक्शन हुआ है, जो भी गेहूं प्रोडक्शन के तौर पर वहां पर आया है, सारे गेहूं मिलकर भी 64 वर्गों को नहीं भर पाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर एक छोटा सा चीज को समझाने की कोशिश की है। जैसे अभी हमने कहा, अगर 1 क्विंटल या 1 केजी अगर हमारे पास गेहूं है, पहली जनरेशन में 2 लोग हैं, दूसरी में अगर 4 लोग हैं, फिर यहाँ पर 8 लोग आ जाते हैं, तो यही 1 किलो गेहूं 1 और 2 जनरेशन तक तो मे बी वहां पर उन्हें सर्वाइवल में हेल्प करे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनरेशन टू जनरेशन संघर्ष बढ़ना शुरू हो जाएगा। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज लगातार कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझाने की कोशिश की, जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है। यहीं पर दूसरा आता है एक और, ये तो था हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बेस पर था कि किस तरीके से वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में। लॉजिस्टिक ग्रोथ, संभार तंत्र जिसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि नेचर में कोई भी पॉपुलेशन के पास ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं और कि उन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जो भी सीमित संसाधन है, जैसे 1 केजी इसकी हमने बात की, यहाँ तक ठीक था, लेकिन यहाँ तक आते आते आपस में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। और कंपटीशन बढ़ने का मतलब है जो उस युद्ध में जीतेगा वही ये 1 केजी जो गेहूं है उसको प्राप्त कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये मतलब है कि जो इस कंपटीशन में योग्य सिद्ध होगा वही जीवित रहेगा, वही रिप्रोडक्शन करेगा और वही अपनी जो पीढ़ियां हैं उसको आगे बढ़ाएगा। तो कुछ देशों ने, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चिंता का विषय है कि अगर पॉपुलेशन लगातार ऐसे बढ़ रही है और रिसोर्सेज सभी देशों के पास लिमिटेड है, तो ऐसे में पॉपुलेशन को, लोगों को समझाया कैसे जाए कि हम इस चीज के प्रति अवेयर हों कि हमारे पास चीजें सीमित हैं और हम आगे ऐसी बुरी स्थिति से ना गुजरें जो आपस में एक दूसरे के साथ मारकाट करनी पड़े। तो सरकारों ने भी इस बात को समझा और जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको सीमित करने के लिए कुछ प्रतिबंध उन्होंने लगाए। जैसे चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी हम जानते ही हैं, ठीक है। अभी भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण को लेके पॉलिसी बनाई जा रही है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम चल ही रहा है। और कुछ जैसे इलेक्शंस के लिए कुछ कंडीशंस रखी दी गई हैं। तो जब हमारा आवास है, आवास के पास अधिकतम संख्या, कोई भी जगह हम रह रहे हैं, आप इसको ऐसे समझिए, हम किसी भी जगह रह रहे हैं, मान लीजिए ये एक कमरा है, इस कमरे में अभी 2 लोग रह रहे हैं, बहुत आसानी से रह रहे हैं, फिर 4 लोग रहेंगे, थोड़ी भीड़ बढ़ गई, 8 लोग हो गए और भीड़ बढ़ गई। अगर इसी छोटे से कमरे में 16 लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, रहने की जगह कम हो गई, बैठने, सोने, उठने, खाने पीने की सभी की चीजों की जगह यहाँ पर कम हो गई, साथ ही साथ यहाँ पर जो संसाधन था, रिसोर्स था, वो भी कम हो गया। इससे क्या होगा कि एक लिमिट है जहां पर उस ऑर्गेनिज्म को पोषण मिल रहा है। तो अगर हम किसी भी आवास में अधिकतम संख्या का पालन पोषण करने के लिए वहां पर रिसोर्सेज होते हैं और उससे आगे एक लिमिट होती है कि हम वृद्धि नहीं कर सकते या वृद्धि वहां पर पॉसिबल नहीं है, तो उस आवास में उस ऑर्गेनिज्म के लिए जो पोषण की आखिरी सीमा है उसको प्रकृति मतलब नेचुरल तरीके से क्या कहा गया है, पोषण क्षमता, यानी कि न्यूट्रिशन कैपेसिटी। ठीक है, न्यूट्रिशन कैपेसिटी कहा गया, पोषण क्षमता कैपेसिटी। ठीक, इसको इंडिकेट किया जाता है
के से, स्मॉल के से। तो किसी भी आवास में रिसोर्सेज लिमिट है, उनकी ग्रोथ और पॉपुलेशन शुरू में क्या हो गया, लेग फेज को दर्शाएगी, उसके बाद वहां पर क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, फिर धीरे धीरे वहां पर स्लो डाउन प्रोसेस होगी, और उसके बाद ऐसी इन्फिनेटिव फेजेस आएंगी जब पॉपुलेशन डेंसिटी का के, यानी कि ये पोषण घनत्व, ठीक है, या पोषण की जो क्षमता है, घनत्व नहीं, पोषण की जो उसकी क्षमता है, न्यूट्रिशन की जो कैपेसिटी है, वो उस अंतिम दौर तक यहाँ पर पहुंच जाएगी। और जब ऐसी स्थिति होती है तो टी के रेफरेंस में एन को जब प्लॉट करते हैं तो वहां पर कैसा जो प्लॉटिंग आती है वो कैसी आती है, सिग्मॉइड कर्व वहां पर हमें मिलता है। तो इस तरीके की पॉपुलेशन ग्रोथ को विर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कहा जाता है, और इसके लिए यहाँ पर समीकरण आता है, यानी कि इक्वेशन आती है जब इसको फाइंड आउट करना होता है, dn dt r n k माइनस n अपॉन k। देखिए यहाँ पर ना इसको अगर हम कैपिटल से ही दिखाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। कुछ जगह इसे स्मॉल से इंडिकेशन किया गया है, लेकिन यहाँ मैं इसको कैपिटल में ही लिख रही हूं, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, k। जान ही रहे हैं n क्या है, n है t टाइम पर जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ है जो अभी तक हमने पढ़ा। r इसमें क्या है, r हमने इंट्रिंजिक रेट को इंडिकेट करता है, और k यहाँ पर है जो भी पोषण की क्षमता है, यानी कि जो भी उसकी न्यूट्रिशन कैपेसिटी है, लास्ट लिमिट। तो फाइनली मोस्टली ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट है, और देर सबेर वो कहीं ना कहीं कमी उनकी पड़ ही जाएगी। तो इसलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को ज्यादा एक रिलायबल माना गया, क्योंकि पहले हम जानते हैं ग्रोथ क्या होती है, बढ़ती है, फिर धीरे धीरे जब समस्याएं आने लगती हैं तो वो चीज क्या होने लगती है, थोड़ी स्लो डाउन होने लगती है, और क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित हो गए हैं, तो इस वजह से ये वाली जो ग्रोथ को माना गया है, ज्यादा लॉजिकल माना गया है, ज्यादा रिलायबल माना गया है। अब जब यहाँ पर जनगणना होती है तो भारत के लिए 100 वर्षों में जितनी पॉपुलेशन के भी जो भी डेटा का कलेक्शन होता है, उन्हें हम माना अपनी एक स्टडी के लिए हम तो ये कह रहे हैं कि आप 20 इयर्स भी नहीं 40 इयर्स का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको वहां पर दिखाई देगा कि किस तरीके से जो ग्रोथ का एक प्लॉटिंग हो रही है, यहाँ पर जो वक्र बन रहा है वो वक्र किस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है। तो फिलहाल ये बात थी यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के द्वारा, या जैसे कहूं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के द्वारा इस चीज को समझाने का कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है। इसमें एक चीज और मैं बताऊंगी, हमने यहाँ पर डेथ रेट और वो लिखा है, लेकिन एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है। तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा, यानी कि अकॉर्डिंग टू ईयर 2020, 26.6 बाई पर 1000 इतना है शिशु मृत्यु दर। और अंडर 5 इयर्स की जो एज है उसमें कितनी है, उसमें है 32.9 पर 1000, यानी कि ये रेट कितना है, अगर 5 साल तक के बच्चों का देखा जाए तो 32.9 है, यानी कि 1000 बच्चों पर इतने बच्चों की डेथ हो जाती है। और अगर हम यहाँ पर इन्फेंट बिल्कुल नवजात की बात करें तो 26.6 बच्चों की मृत्यु हो जाती है पर 1000, यानी कि 1000 जन्मे बच्चों पर। तो फिलहाल आज का सेशन इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में इसी को आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग तरीके की जो क्रियाएं होती हैं पॉपुलेशन में, जैसे प्रीडेशन होता है, उनमें आपस में कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन के बाद उनमें आपस में कमेंसलिज्म होता है। ये सारी चीजों को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल आज इतना ही। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।